हाँ जी कहता हूँ, कैसे हो? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, कुछ नया नहीं आने वाला। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 के टाइम मैंने आपको बताई हुई है। बस बातें वही आएगी, थोड़ी सी क्या आ जाएगी, डिटेल में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी बेटा? डिटेल में। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन हो सकता है? फर्स्ट मेजर हो, सेकंड साउंड माइंड हो, थर्ड डिसक्वालीफाइड बाय लॉ होना नहीं चाहिए, नॉट डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ। फर्स्ट टॉपिक आता है एज ऑफ मेजॉरिटी। इंडिया में मेजॉरिटी की एज क्या है? 18 ईयर। कहाँ लिखा गया है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में लिखा गया है। तो बेसिकली हम 18 बोल देते हैं, 18 बोलना नहीं चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए कि मेजर हो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। क्यों? मान लो उसमें 17 हो गया तो फिर वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कोई माइनर है, उसके साथ अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो वैलिड है या नहीं है? वो वॉइड है। क्या है बेटा? वॉइड है। वॉइड का मतलब वो वैलिड माना नहीं जाएगा। अगर मुझे बताओ कि माइनर अपनी स्कूटी मेरे पास गिरवी रख के लोन लेके चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है? वॉइड है। मतलब कि पैसा मांग सकता हूँ? नहीं। वो स्कूटी जो मेरे पास में आई थी वो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन जब वो माइनर मेजर हो गया, उसने मुझे आके प्रॉमिस किया कि सर, जो माइनॉरिटी में मैंने आपका नुकसान पहुंचाया था, सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो पैसे अब मैं आपको लौटा दूंगा। साला फिर मुकर गया। प्रॉमिस करने के बाद, रिटर्न में प्रॉमिस करने के बाद फिर मुकर गया, सर नहीं दूंगा मैं तो। क्या मैं मांग सकता हूं पैसा उससे? पहला पैसा मैंने उसको कब दिया था? जब वो माइनर था, वो वॉइड था। अब वो मेजर हो गया, मुझे क्या वो क्या कहता है कि सर जो पैसा मैंने आपसे कब लिया था? माइनॉरिटी में। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि सर वो पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो अब जो प्रॉमिस हो रहा है, क्या वो वैलिड है या वॉइड है? वो कौन से पैसे के लिए प्रॉमिस कर रहा है? जो माइनॉरिटी में लिया गया था। तो कानून क्या कहता है? माइनॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और जो वॉइड एब इनिशियो है मतलब कि वो गलत है। वो वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब कि वो शुरुआत से वॉइड है। माइनर अगर मेजर भी हो जाए तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर वो इसी कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस कर दे कि सर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, तो भी ये वैलिड माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा वैलिड? ये वॉइड एब इनिशियो है। तो वॉइड एब इनिशियो को क्या माइनर जब मेजर हो जाएगा तब क्या उसको वो सही कर सकता है? सही करने को बोलता है रेटिफिकेशन। क्या बोलता है? रेक्टी नहीं, यहाँ बोलता है रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेटिफिकेशन। तो क्या माइनर जब मेजर हो जाएगा क्या वो उसको रेटिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बेटा। कौन सी केस में? मोरी बीबी। किसकी बीबी? मोरी बीबी वाले केस में, धर्मोदास घोष वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है। माइनर ने अगर लोन लिया है तो वो पैसा माइनर से आप मांग नहीं सकते। और जो माइनर ने आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो आपको रिटर्न वापस करनी पड़ेगी। और माइनर अगर मेजर हो जाए, अगर वो उस समय प्रॉमिस कर जाए कि सर जो पैसा मैंने आपसे माइनॉरिटी में लिया था वो प्रॉमिस कर रहा है कि सर मैं अब पे कर दूंगा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वैलिड है? वो भी वॉइड माना जाएगा। माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और सर, फिर पार्टनरशिप में माइनर आता है ना, लेकिन वो क्या कहलाता है? पार्टनर या बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी। इसका मतलब माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, लेकिन माइनर पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी नहीं आ सकती। इसका मतलब मैं अगर माइनर से लोन लेता हूँ, क्या माइनर मेरे पे कोर्ट में केस कर सकता है अगर मैं उसको पैसा वापस रिटर्न नहीं करूँ तो माइनर का ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया? नहीं। इस केस में माइनर क्या बन रहा है?
बेनिफिशियरी बन रहा है, क्योंकि इसमें तो माइनर को पैसा मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर मैं माइनर को लोन दे दूँ, उसमें माइनर पे क्या आ रही है, लाइबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। लेकिन माइनर मुझसे लोन लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। क्या है, वैलिड। जिसमें माइनर के पास में राइट्स आ रहे हैं, जिसमें माइनर के पास बेनिफिट्स आ रहे हैं विदाउट एनी लाइबिलिटी, विदाउट एनी लाइबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। जिसका एग्जाम्पल हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा हुआ है कि माइनर को एज ए बेनिफिशियरी लाया जा सकता है। अच्छा, तुम माइनर हो, तुम मुझे झूठ बोल गए कि मैं मेजर हूँ और मेरे से लोन ले गए, तो तुम माइनर हो, तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम क्या हो, मेजर हो, मेरे से लोन लेके चले गए, तो क्या वो वैलिड है या वॉइड है, वो वॉइड है। माइनर बच्चा है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो तुम्हें झूठ बोल के भी अगर तुम्हें ये बोल गया कि वो क्या है, मेजर है, वो लोन लेके चला गया, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। और थू है तुम पर कि एक बच्चा तुम्हें आके क्या कर गया, बेवकूफ़ बना गया, चूना लगा गया। तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशिएट होते हैं अगर माइनर ये भी बोल जाए कि सर मैं क्या हूँ, मेजर हूँ, और झूठ बोल के आपसे लोन ले जाए, तो भी माइनर लायबल माना नहीं जाएगा। तो एक एग्जाम्पल, इसमें माइनर ने झूठ बोल के आपसे क्या कर लिया, लोन ले लिया। बाद में आपने उसको बोला कि तूने झूठ क्यों बोला, उसने कहा सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बच्चा हूँ, बच्चा समझ के माफ़ कर दो। वो दुहाई दे रहा है, किस बात की दुहाई दे रहा है, अपनी माइनॉरिटी की, जिसको बोलते हैं प्लीड। माइनर अपनी माइनॉरिटी की प्लीड दे के, दुहाई दे के अपने आप को किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी से बचा सकता है। क्या कर सकता है, बचा सकता है। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं, वो सॉरी बोल सकता है, सॉरी सर, सॉरी अंकल, बच्चा समझ के माफ़ कर दो, तो माइनर को बच्चा समझा जाएगा। और माइनर ने अगर आपसे झूठ भी बोला है तो भी माइनर लायबल माना नहीं जाएगा। और थू है तुम पर अगर एक बच्चा तुम्हें आके क्या कर गया, बेवकूफ़ बना गया। लेकिन माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, किसके, नेसेसरीज़ के। याद है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटीज़ के हों वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, बट उसमें माइनर पर्सनल लाइबल नहीं होता। वो पैसा आप माइनर की प्रॉपर्टी में से क्या कर सकते हो, वसूल कर सकते हो। गॉट द पॉइंट ना। लेकिन नेसेसिटी का मतलब क्या है, माइनर बोलता है अंकल कार चाहिए, नेसेसिटी है या नहीं है। माइनर बोलता है अंकल कार विद ड्राइवर चाहिए, नेसेसिटी है या नहीं है। कार, अंकल ऑडी, तो बताओ तुम लोग स्कूटी लेके नहीं आते, तो माइनर कार मांग रहा है, दिक्कत क्या है, उसका बाप छोड़ के गया है पैसा। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड, वॉइड। लेकिन नेसेसिटी कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड माने जाएंगे। नेसेसिटी का मतलब क्या है, दो बातें ध्यान रखना। हर वो चीज़ जो एक इन्फेंट बच्चे को सप्लाई की जा सकती है वो नेसेसिटी है। दूसरा, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है, माइनर के फादर उसके लिए कितना पैसा छोड़ के गए हैं। मतलब कि माइनर किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, मतलब अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उस पर डिपेंड करेगा। माइनर ने बोला अंकल शूज़ दिलवा दो, नेसेसिटी है या नहीं है। कौन सा शूज़, स्केचर्स के या लोकल वाले 400 वाले, तो डिपेंड करता है किस क्लास ऑफ सोसाइटी से वो बिलोंग करता है। लेकिन माइनर को अगर आपने नेसेसिटी सप्लाई की है, ध्यान रखना ये कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ तभी समझ में आएगा अगर आपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। समझे बात नहीं समझे, पक्का ना। तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं अगर माइनर को आप क्या सप्लाई कर रहे हो, नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ किस पे डिपेंड करेगा, पहला माइनर की सोसाइटी से बिलोंग करता है, और दूसरा हर वो चीज़ नेसेसिटी है जो एक इन्फेंट, एक बच्चे को सप्लाई किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके पापा लायबल होते हैं। तुम मेरे से लोन ले गए, तुम मेरे से लोन ले गए, तुमसे तो पैसा नहीं मांग सकता क्योंकि तुम माइनर हो, लेकिन तुम्हारे पापा से मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता हूँ। माइनर के पेरेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होता। लेकिन माइनर के पेरेंट्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, माइनर के पेरेंट्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि माइनर के पापा मुझसे लोन ले गए, सुनना बात, माइनर के पापा मुझसे क्या ले गए, लोन ले गए, और बोल गए कि मेरा बेटा चुकाएगा। बताओ वैलिड है वॉइड है,
वॉइड है क्योंकि माइनर पे क्या आ रही है, लाइबिलिटी। अच्छा, माइनर के पापा से मैंने लोन ले लिया और मैंने उनको बोल दिया कि सारा पैसा मैं आपको बेटे को दे दूंगा, वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है क्योंकि माइनर के पास राइट्स आ रहे हैं। तो टॉपिक कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या माइनर लायबल होगा? गार्जियन के कॉन्ट्रैक्ट में माइनर लायबल हो जाएगा अगर माइनर के पास राइट्स आ रहे हैं, और अगर माइनर पे लाइबिलिटी आ रही है तो फिर वो वैलिड माना नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, तुम माइनर हो, मैंने तुमको बोला कि बेटा हमारा एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें तुम्हें रोल करना है चाइल्ड आर्टिस्ट। बताओ क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे साथ हो रहा है वैलिड है, वॉइड है? वॉइड है। क्या है? वॉइड है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम उस सीरियल में क्या करोगे, काम करोगे। तुम क्या हो, माइनर हो, तुम उस सीरियल में मेरे लिए क्या करोगे, काम करोगे। और थोड़े टाइम बाद में बोलता अंकल मैं तो कल से नहीं आऊँगा, मेरे तो एग्ज़ाम आ गए। क्या मैं तुम पे कोर्ट में केस करके बोल सकता हूँ कि साहब सीरियल चल रहा है, ये शूटिंग बीच में छोड़ के आ गया? क्या बोल सकता हूँ? नहीं। माइनर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते हो। माइनर को आप फोर्स कर ही नहीं सकते कि तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होते हैं। तो माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड की नहीं जा सकती। क्या माइनर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि माइनर क्या हो जाए, इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट कब होते हैं? जब आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट्स क्या हो, और माइनर की लाइबिलिटी होती ही नहीं है, तो माइनर कैन नेवर बी इंस्टॉलमेंट। माइनर कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। क्या पार्टनरशिप में माइनर जा सकता है? यस, एज ए बेनिफिशियरी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप एज बेनिफिशियरी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। 10th पॉइंट, माइनर क्या आपका एजेंट हो सकता है? एक एजेंसी की यूनिट की थी, माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि एजेंट हो चाहे माइनर हो, वो दोनों की लाइबिलिटी होती ही नहीं है। एजेंट के काम के लायबल कौन होता है? उसका प्रिंसिपल। तो माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, बट माइनर अपने अंडर में एजेंट रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि एजेंट के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? प्रिंसिपल। तो माइनर रेस्पॉन्सिबल कभी होता ही नहीं है। तो माइनर एजेंट बन सकता है, बट माइनर कभी प्रिंसिपल बन नहीं सकता। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन। अभी बताया था मैंने आपको, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेरेंट्स लायबल नहीं होते हैं। अगर माइनर और एक एडल्ट ने मिलके मुझसे 10 लाख का लोन ले लिया, एक माइनर आया और एक एडल्ट आया, दोनों ने मुझसे मिलके क्या कर लिया, 10 लाख का लोन ले लिया, तो बताओ मैं पैसा किससे मांगूंगा, माइनर से या मेजर से? तो माइनर और एडल्ट मिलके दोनों लोन ले रहे हैं, तो इस केस में लायबल केवल कौन होगा? वो एडल्ट होगा, माइनर लायबल नहीं होता है। अच्छा सर एक बात बताओ, माइनर को आप लोन दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एक माइनर को मैं क्या दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, और मिस्टर ए उसकी दे रहे हैं गारंटी। बताओ मैं पैसा पहले किससे मांगूंगा? मैंने माइनर को लोन दे दिया और मिस्टर ए कौन है? श्योरिटी। मैं पैसा पहले किससे मांगूंगा? मैं माइनर से मांग नहीं सकता, मैं सीधा पैसा किससे मांगूंगा? श्योरिटी से। और श्योरिटी बाद में किससे मांगेगा? मांग नहीं सकता। और माइनर केवल मेरे लिए माइनर है क्या? ये सबके लिए माइनर है। तो इस केस में लायबल कौन हो जाएगा? मिस्टर ए। क्या मिस्टर ए बाद में वो पैसा माइनर से रिकवर कर सकता है? नहीं। सीधा लायबल कौन होगा? श्योरिटी लायबल मान लिया जाएगा, क्योंकि माइनर कभी लायबल नहीं होता, माइनर की लायबिलिटी नहीं होती है। तो अगर एक एडल्ट ने माइनर के बिहाफ पर क्या दी है, गारंटी दी है, तो सीधा लायबल कौन होगा? वो एडल्ट ही लायबल माना जाएगा। लेकिन क्या सर माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? देखो पहली बात तो ये, माइनर का डीमैट अकाउंट खुलता ही नहीं है, माइनर कभी शेयर होल्डर बन नहीं सकता। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी हो और माइनर को शेयर दूं, तो माइनर को शेयर दूंगा तो फर्स्ट कॉल मांगूंगा, सेकंड कॉल मांगूंगा, माइनर पे लायबिलिटी आ ही नहीं सकती, माइनर शेयर होल्डर बन नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, अगर पेरेंट्स के पास शेयर थे फुल्ली पेड, कौन से पेड? फुल्ली पेड, और पेरेंट्स की क्या हो जाए, डेथ, तो वो शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे? माइनर के नाम पे। ये वाले शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन अगर वो पार्टली पेड शेयर होंगे तो फिर माइनर के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि अगर पार्टली पेड ट्रांसफ़र होंगे तो माइनर पे क्या आ जाएगी?
लाइबिलिटी आ जाएगी और माइनर के ऊपर लाइबिलिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकती है, तो माइनर शेयर होल्डर वैसे बन नहीं सकता है। क्लियर? लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? सिविल रॉन्ग। देखो तंबोली माइनर है, तंबोली ने मुझे बोला सर अपना फ़ोन दे दो, मैंने तंबोली को फ़ोन दे दिया। अच्छा, तंबोली को मैंने फ़ोन बेच दिया क्रेडिट पर, क्या मैं तंबोली पर केस करके पैसा मांग सकता हूँ? नहीं। खुद आके दे गया तो बात अलग है, लेकिन मैं केस करके पैसा मांग सकता नहीं, माइनर लायबल नहीं होता। लेकिन तंबोली ने फ़ोन लिया और तोड़ दिया। तंबोली कहते सर मैं तो माइनर हूँ, बच्चा समझ के माफ़ कर दो। बेटा ये है सिविल रॉन्ग। क्या है? सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग के केस में माइनर लायबल होगा या नहीं होगा? यस, माइनर इज ऑलवेज लायबल फॉर सिविल रॉन्ग। देखो तुमने मेरे से लोन लिया और लोन नहीं चुकाया, इसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर माइनर कुछ भी क्या करता है, सिविल रॉन्ग करता है, उसके लिए माइनर क्या होगा? लायबल माना जाएगा। क्लियर? और एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, बियॉन्ड द सिलेबस, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सुनना क्या कह रहा हूँ। माइनर को मैंने लोन दे दिया, माइनर स्कूटी गिरवी रख गया, बताओ इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? स्कूटी लौटानी पड़ेगी और लोन का पैसा क्या मैं माइनर से मांग सकता हूँ? नहीं, एज पर सिलेबस ओके है। अब एक्चुअल सुनो, माइनर मुझे दिखा रहा है देख तेरे पैसे मेरे पास में है, मैंने कहा लौटा मेरे को, कि तू मेरे से मांग नहीं सकता। ये कौन सा लॉजिक हुआ यार? ध्यान रखना, माइनर ने अगर वो पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है तो वो पैसा आप कोर्ट के थ्रू उससे वापस रिकवर कर सकते हो। लेकिन माइनर बोले अंकल मैं तो चॉकलेट्स खा गया, तो खर्च हो गया, तो फिर आप मांग नहीं सकते। लेकिन ये बातें आपके सिलेबस में लिखी हुई नहीं है। तो माइनर के पास अगर पैसा पड़ा है, दैट कैन बी विद होल्ड, उसको यूज़ करने से रोका जा सकता है कोर्ट में जाके। लेकिन खर्च कर दिया माइनर ने, फिर आपके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बस ये बातें सिलेबस में नहीं लिखी गई है और आपको एग्ज़ाम में लिखनी भी नहीं है। क्यों बताया? ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पढ़ने के साथ साथ सही पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। बताइए, जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका साउंड माइंड होना ज़रूरी है। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मोमेंट पे तुम उस कंडीशन पे हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसके क्या तुम्हारे ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट पड़ेंगे, इस बात को आप समझ सकते हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो, ड्रिप चल रही है, सांस चल रही है, ऐसे 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 नहीं, ऊपर नीचे बस चल रही है, और तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो तो वैलिड माना नहीं जाएगा। दैट मोमेंट पे आप साउंड माइंड नहीं हो। तुमने दारू लगा रखी है खूब टिका टिका के, 60-90 कर रखे हैं खूब, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो तो वैलिड माना जाएगा? नहीं, तुम उस समय साउंड माइंड नहीं हो। हाई फीवर में हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो तो वैलिड है? नहीं, तुम साउंड माइंड नहीं हो। तंबोली नॉर्मली साउंड माइंड रहता है, कभी कभी दौरे आते हैं तो तंबोली क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? जिस समय साउंड माइंड है उस समय एंटर हो सकता है। लेकिन तंबोली पागल है, परमानेंट। कभी कभी 5-10 मिनट दिन में सही होता है तो जिस समय सही होता है उस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो क्या कह रहे हैं, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दैट मोमेंट पर साउंड माइंड होना जरूरी है। क्लियर है? सी पॉइंट क्या कहता है? डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाइड कौन होते हैं? इंसॉल्वेंट, डिसक्वालीफाइड फुल्ली या पार्शली? पार्शली। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता? एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग एसेट से रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कोई बंदा जेल में है, मुजरिम, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? नहीं, जब तक उसकी सज़ा पूरी ना हो जाए, जिसको हम बोलते हैं कन्विक्ट अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट। जब तक दोषी कन्विक्ट अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट, जब तक जेल में, तब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कंपनी जो एमओए में लिखा हुआ है उसके लिए क्वालिफाइड, अदर देन एमओए डिसक्वालीफाइड। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
पार्शली डिस्क्वालीफाइड, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में आते हैं उसके लिए क्वालिफाइड, अपार्ट देम डिस्क्वालीफाइड। एक लास्ट चीज़, भारत पाकिस्तान का वॉर हो गया, भारत ने पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अब तुम पाकिस्तान के किसी बंदे को फ़ोन लगा के बोल रहे हो भाई यार माल नहीं भेजा, तो क्या उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? एनिमी कंट्री का कोई बंदा है जिसको बोलते हैं एलिन एनिमी। क्या बोलते हैं? एलिन एनिमी का मतलब क्या होता है? शत्रु राष्ट्र का व्यक्ति, पर्सन ऑफ एनिमी कंट्री, उसके साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं हो सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाइड है। क्या है बेटा? डिस्क्वालीफाइड। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री कंसेंट। बताइए यहाँ एक वर्ड है या दो वर्ड है? एक वर्ड है या दो वर्ड है? पहली बात करते हैं, कंसेंट का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस। तुम मेरे से गुड्स खरीदना है, तुम क्रेडिट का सोच रहे हो, मैं कैश का सोच रहा हूँ। तंबोली बोलता है कि आप क्रेडिट का सोच रहे हो, मैं डेबिट का सोच रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट नहीं गधे, मैं सोच रहा हूँ क्या कैश में लेके जाएगा, और तू क्या सोच रहा है? क्रेडिट में लेके जाऊँगा, उधार लेके जाऊँगा। बताओ क्या यहाँ कंसेंट है? क्यों नहीं है? सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंसेंट का मतलब बोलो क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस। तो कंसेंट तब माना जाएगा जब सेम थिंग इन सेम सेंस। अगर एग्रीमेंट के किसी भी कंटेंट के बारे में तुम अलग सोच रहे हो, सामने वाला अलग सोच रहा है, तो उससे एक वर्ड के दो दो मतलब निकल रहे हैं, तो फिर वो कंसेंट ही नहीं है। और कंसेंट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और हम बात करते हैं कि कंसेंट होना ज़रूरी है या उसका फ्री होना ज़रूरी है। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एनफोर्समेंट। फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एनफोर्समेंट। और ये एनफोर्समेंट चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ये चार होते हैं। अगर ये चारों चीज़ों में से अगर कुछ भी हुआ है तो वहाँ पर कंसेंट फ्री माना नहीं जाएगा। और फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है। क्या है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में जाके कैंसिल करवा सकते हो। कोर्ट को क्या पता लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके कैंसिल करवा सकते हो। आपको क्या बोलना पड़ेगा? साहब मेरे साथ क्या हुआ है? कोर्जन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ये बोल के आप इसको कैंसिल करवा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, वैलिड है या नहीं है? वैलिड नहीं है। क्या है? वॉइडेबल है। नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स वाइटेटिंग फ्री कंसेंट। वो एलिमेंट्स जो फ्री कंसेंट को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ख़त्म। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। मैंने तंबोली को बोला, तंबोली तेरे पास जो मकान है मुझे 20 लाख में बेच। तंबोली बोलता है कि 2 करोड़ का है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे 20 लाख में चाहिए। तंबोली ने मना कर दिया। तो तंबोली की वाइफ, तंबोली के बच्चे घूमने के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? आउट ऑफ इंडिया। वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है। मैंने मेरे दोस्त को बोल के तंबोली के बीवी और बच्चों को क्या कर लिया? किडनैप करवा लिया। क्या करवा लिया? किडनैप। अब बताओ तंबोली आके साइन करके जाएगा या नहीं करके जाएगा? करके जाएगा नहीं करके जाएगा? करके जाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? नहीं है। तो ये क्या है? वॉइडेबल है। तंबोली कोर्ट में रिक्वेस्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। क्या बोलेगा तंबोली? क्या हुआ? कुछ गलत हुआ। कोर्जन का मतलब क्या होता है? कोर्जन का मतलब इज द कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट। या तो कमिट मिस कर दिया या करने की धमकी दी। मतलब तंबोली की बीवी बच्चों को मैंने किडनैप कर लिया, कमिट, या किडनैप करने की धमकी दी। क्या किडनैपिंग करना हमारे देश के हिसाब सही है? क्या कमिट किया? कोई भी ऐसा काम जो फॉरबिडन बाय आईपीसी, जो करने से कौन मना करता है?
इंडियन पिनल कोड आपको करने से क्या करता है? मना करता है। बताओ, इंडियन पिनल कोड मारने से, पीटने से, किडनैप करने से मना करता है, नहीं करता है? तो जिस काम को करने से इंडियन पिनल कोड मना करता है, वही काम करके या उस काम की धमकी देके अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में किसी को एंटर करवाया है तो वोइडेबल है। लेकिन एक बात, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे दोस्त ने किया था। और कौन सा? तंबोली को किडनैप किया था। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? तंबोली और मेरे बीच में। मैंने गलत किया है क्या? वो तो मेरे दोस्त ने किया है। तंबोली के साथ गलत हुआ है क्या? वो तो उसकी बीवी बच्चों के साथ हुआ है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल क्या है? कानून कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ने किया या किसी और ने, या कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के साथ हुआ या किसी और से हुआ, लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है। चलो, क्या हुआ है? किडनैप करना। किडनैप करना गलत है या नहीं है? किसके हिसाब से? आईपीसी। अरे आईपीसी तो इंडिया में लगता है, किडनैप तो इंडिया के बाहर हुआ था, वहाँ कौन सा आईपीसी लगता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उस जगह पर आईपीसी लगता है या नहीं लगता है? हम तो क्या कह रहे हैं, आईपीसी के हिसाब से क्या है? गलत है, मतलब गलत है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के साथ हुआ चाहे ना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ने किया चाहे ना किया, चाहे इंडिया में हुआ चाहे इंडिया के बाहर हुआ, लेकिन अगर ऐसा एनफोर्समेंट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई? एक अच्छा, कोर्जन का मतलब क्या होता है? कोर्जन का मतलब इस मारना पीटना, मारने पीटने की धमकी देना, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्पीड़न। अच्छा, एक बात हो, तंबोली के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है और तंबोली की एक वाइफ भी है। तंबोली के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और तंबोली की क्या है बेटा? एक वाइफ की है, ठीक है ना? अब तंबोली के जीवन में कोई और आ गई, तंबोली की लाइफ में कोई और आ गई। वो तंबोली को क्या कहती है? अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो ना, अगर तुम मेरे से क्या करते हो? प्यार करते हो। बताओ, अब तंबोली की प्रॉपर्टी पे केवल तंबोली का राइट है क्या, या बीवी बच्चों का भी राइट है? तो तंबोली ने घर जाके बीवी को बोला, इस पेपर पे साइन कर। उसने कहा कि इसमें क्या लिखा है? तंबोली ने कहा, उसमें ये लिखा है कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी बाहर वाली को क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वाइफ ने क्या कर दिया? मना कर दिया। बच्चों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तंबोली घर की छत पे चढ़ गया और बोला, आज तो मैं कूदूंगा और मरूंगा अगर तुमने पेपर पे साइन नहीं किए। बेचारों ने क्या किया मजबूरी में? बीवी बच्चों ने बताओ क्या किया मजबूरी में? पेपर पे साइन कर दिया कि भाई मर मत, तेरे को जो करना है कर। बताओ, क्या ये कोर्जन है या नहीं है? मारा है या पीटा है, या मारने पीटने की धमकी दी है? फिर बताओ, कोर्जन है या नहीं है? हम कह रहे हैं हर वो चीज़ जो आईपीसी मना करता है। सुसाइड के लिए क्या आईपीसी अलाउ करता है, या सुसाइड के लिए भी मना करता है? सुसाइड इज ए क्राइम। इंडिया में सुसाइड भी क्या है? क्राइम है। आईपीसी सुसाइड करने के लिए क्या करता है? मना करता है। तो सुसाइड की धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाना भी क्या है? बोलो क्या है गधों? कोर्जन है। अब कोर्जन का इफेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट कोर्जन के थ्रू ली गई है, और वॉइडेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो प्रॉपर्टी वापस। तो मैं तंबोली को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, तो तंबोली मेरे 20 लाख वापस करेगा ही नहीं करेगा? खा जाएगा 20 लाख? नहीं। तो क्या कहता है कानून? जो भी पैसा आपने दिया है या कुछ भी क्या हुआ है, डिलीवर हुआ है, वो आपको रीपे और रिटर्न करना पड़ेगा। तो मतलब तंबोली को मैं प्रॉपर्टी लौटा दूंगा, तंबोली मुझे मेरा पैसा लौटा देगा अगर कोर्जन के थ्रू हुआ है तो। और बताइए, सुसाइड करने की धमकी देना भी कोर्जन है या नहीं है? यस, क्योंकि सुसाइड करना हमारा आईपीसी अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित दबाव। अनुचित दबाव का मतलब होता है मेंटल प्रेशर। किसी ने तुम पर मेंटल प्रेशर डाल के तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करवा लिया? साइन करवा लिया। बताओ, मैं तुम्हारी स्कूल का प्रिंसिपल, 12th में तुम्हारे नंबर जाते हैं क्या स्कूल से? कितने? 20 हर सब्जेक्ट। मतलब कि पेपर कितने का होता है एग्ज़ाम में? टोटल 100 नंबर का 80 का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर तो मैं भेजूंगा। मतलब कि तुम्हारे 20% तो स्कूल से जाते हैं। मैंने तंबोली को बोला, तंबोली एक भी नंबर नहीं भेजूंगा तेरे। तंबोली बोलता नहीं सर ऐसा मत करो, मेरे परसेंटेज, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा तंबोली, जो तेरे पास मोबाइल पड़ा है
कितने का है? तंबोली कहता है आईफोन है सर, कल ही लाया था। मैंने कहा मुझे बेच 2000 रुपये में। तंबोली बोलते हैं नहीं सर। मैंने कहा ठीक है बैठा रहे, नंबर कितने भेजूंगा? 0 1। बताओ मैंने क्या किया? अपनी पोजीशन का मिसयूज किया या नहीं किया? किया। और तंबोली को क्या पहुंचाया? नुकसान। और खुद का क्या कराया? अनड्यू एडवांटेज। सामने वाले का क्या करवाया? नुकसान। और खुद का क्या करवाया? अनड्यू एडवांटेज। तो ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तंबोली के पापा ने तंबोली को बोला कि अगर तुमने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम फॉर्म पे साइन नहीं किया तो घर से बाहर निकाल दूंगा। तंबोली ने मजबूरी में क्या कर दिया? एग्ज़ाम फॉर्म पे साइन कर दिया। बताइए ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? नहीं है। इसके पापा को क्या बेनिफिट हुआ? बताओ इसके पापा को क्या बेनिफिट हुआ? क्या बेनिफिट हुआ? केवल आप ये नहीं देख सकते हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, आपको दो बातें और देखनी पड़ेगी। तुम्हारा नुकसान हुआ और सामने वाले का बेनिफिट हुआ हो, तब माना जाएगा क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? पहले मुझे बताओ कि तुम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन डाल सकता है? जिसके साथ तुम्हारा कोई क्लोज रिलेशन हो। तुम ये बोल सकता सर पड़ोसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला, वो क्या कर लेगा? उसके पास में क्या पावर है? प्रिंसिपल के पास पावर है, तुम्हारा परसेंटेज खराब कर सकता है। फादर के पास पावर है, घर से बाहर निकाल सकता है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। तुम्हारे डॉक्टर के पास में पावर है, ड्यूरिंग ऑपरेशन तुम्हें मार सकता है। तुम्हारे एडवोकेट के पास पावर है, क्या पावर है? कि कोर्ट में गलत एविडेंस रख के तुम्हें जिंदगी भर के लिए फंसा सकता है। पड़ोसी के पास क्या पावर है? तो लॉ क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। इंड्यूस का मतलब प्रेरित। अनड्यू इन्फ्लुएंस का माना जाएगा जब पहला दो लोगों के बीच में एक रिश्ता हो। क्या हो? रिश्ता हो। दो लोगों के बीच में क्या हो बेटा? एक रिश्ता हो। और कौन सा रिश्ता हो? बोलो बेटा कौन सा रिश्ता हो? एक ऐसा रिश्ता हो जहां पर एक पार्टी इस पोजीशन पे है कि तुम्हारी विल, तुम्हारी इच्छा पर क्या कर सकती है? डोमिनेट कर सकती है। क्या कर सकती है? डोमिनेट। और डोमिनेट करना ही नहीं है, और डोमिनेट करके क्या करता है? वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। क्या ले रहा है? अनफेयर एडवांटेज। बताओ तुम पे कौन डोमिनेट कर सकता है? मतलब डोमिनेट वहां हो सकता है जब दो लोगों के बीच में एक रिश्ता हो। कौन सा रिश्ता? पहला कहता है कि दो लोगों के बीच में क्या हो? रिश्ता हो। कौन सा रिश्ता? ऐसा रिश्ता जिसमें एक बंदा दूसरे की इच्छा पर क्या कर सके? डोमिनेट। जैसे कि पहला आता है रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। क्या आता है? रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। जहां अपरेंट का मतलब क्या होता है? जैसे तंबोली बैठा है, देखते ही ये लड़का बहुत सुंदर लगता है। अपरेंटली देखते ही लगे कि नहीं भैया यहां तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। अपरेंटली का मतलब क्या होता है? देखते ही ये लगे कि नहीं यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जिसको बोलते हैं अपरेंट। और रियल का मतलब इन दोनों के बीच में वास्तविकता में एक ऐसा रिश्ता है जहां पर एक बंदा दूसरे की विल पे क्या कर सकता है? डोमिनेट कर सकता है। उसको बोलते हैं रियल। बताओ रियल का मतलब और अपरेंट का मतलब। जैसे डॉक्टर और पेशेंट। बताओ पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर बोलता है इस पेपर पे साइन कर कि तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है। नहीं साइन किए तो ऐसा ऑपरेशन कर दूंगा, साले यहीं मर जाएगा। आपने मजबूरी में क्या कर दिया? साइन कर दिया। बाद में आपने कोर्ट में जाके बोला कि जज साहब मेरे साथ क्या हुआ है? गलत हुआ है। तो जज साहब को लगेगा या नहीं लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर उस कंडीशन में होता है कि वो अपने पेशेंट की विल, इच्छा पर क्या कर सकता है? डोमिनेट कर सकता है। बताओ तुम्हें कोई बीमारी हो गई, मैं उसका डॉक्टर हूँ, मैं बोलता हूँ इलाज कर दूंगा, एक ही शर्त है अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्या कर? ट्रांसफ़र कर, वरना जाके कहीं और से गिरवा ले। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ज़िंदगी या मौत। और ज़िंदगी चाहिए तो पेपर पर साइन करना पड़ेगा। बताओ क्या मैंने तुम पे डोमिनेट किया है नहीं किया? तुम पे मतलब तुम्हारी विल, तुम्हारी इच्छा पे डोमिनेट किया है नहीं किया? कोर्ट को भी इस बात का भरोसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर एक बंदा तुम्हारी विल पर। अच्छा तुम कोर्ट बोलो सर मेरा पड़ोसी ने मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, तो क्या किया होगा? पड़ोसी तुम पे कैसे डोमिनेट कर लेगा? तुम्हारे फादर तुम पे डोमिनेट कर सकते हैं, तुम्हारी मदर तुम पे डोमिनेट कर सकती है, तुम्हारे पर तुम्हारा
बड़ा भाई क्या कर सकता है? डोमिनेट कर सकता है। हस्बैंड पे उसकी वाइफ डोमिनेट कर सकती है, वाइफ पे उसका हस्बैंड डोमिनेट कर सकता है। पड़ोसी सर, पड़ोसी तो मेरा हस्बैंड है, तो पड़ोसी थोड़ा है, तेरा हस्बैंड हो गया ना। तो पड़ोसी के पास में कोई अथॉरिटी नहीं होती है। तो अथॉरिटी कौन सी होती है? जो रियल होती है। क्या होती है? रियल। और दूसरा वो अथॉरिटी जो फिड्यूशरी होती है। क्या होती है? फिड्यूशरी। जहाँ रिश्ते कौन से होते हैं बेटा? भरोसे के। बताओ, मैं तुम्हारा एजेंट हूँ, क्या हूँ? एजेंट। मैंने बोला सर एक कस्टमर है, उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो 10 करोड़ का माल खरीदेगा, तो सर पेपर आए हुए हैं, साइन कर दो। बताओ, तुम एक ही पेपर पढ़ोगे या वो रिश्ता ऐसा भरोसे का है तुम साइन कर दोगे? तुमने तो क्या कर दिया? साइन। और उनके बीच में एक आधा पेपर ऐसा भी था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल अपनी सारी प्रॉपर्टी एजेंट को क्या कर रहा है? ट्रांसफर। मतलब कि वो एक ऐसा भरोसे का रिश्ता है जहाँ पर तुम्हारे भरोसे को मिसयूज, तोड़ा जा सकता है। ऐसा कहाँ होता है? भरोसे के रिश्ते कहाँ होते हैं? फादर और सन के होते हैं। बेटा बोलता है पापा मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, पेपर पे साइन करो। और बीच में कौन सा पेपर था? एक, इसमें सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र। तो भरोसे का रिश्ता है या नहीं है? तो वहाँ पर कोर्ट को लगता है कि एक बंदा दूसरे की विल पर डोमिनेट कर सकता है। ऐसा रिश्ता कहाँ होता है? वकील और क्लाइंट के बीच में। अच्छा, मैं बैंक से लोन लेने गया था, हाउसिंग लोन, तो बैंक ने मुझसे कम से कम 200 पेपर पे साइन करवाया था। क्या मैं एक एक पेपर पे पढ़ूँ या बैंक पे भरोसा करके साइन कर दूँ? और पता लगा उनमें से एक पेपर ऐसा था जिसमें बैंक ने वो मकान ही मेरे से अपने नाम पे क्या कर लिया था? ट्रांसफ़र कर लिया था। बताओ बेटा, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कौन सा है? भरोसे का। डेटर क्रेडिटर का रिश्ता भी कौन सा है? भरोसे का। अभी बताया ना बैंक वाला एग्जांपल। मास्टर सर्वेंट, तुम मेरे यहाँ क्या हो? एम्प्लॉय। तो तुमने मुझे बोला कि सर वो क्लाइंट के साथ डील हो गई, आपके पेपर पे साइन किया है, पेंडिंग है, तो पेपर पढ़ूँ सारे? या भरोसा होता है? भरोसे के रिश्ते को बोलते हैं फ्यूडिशरी। क्या बोलते हैं? फ्यूडिशरी का मतलब होता है क्या? रिलेशन ऑफ फेथ। फ्यूडिशरी का मतलब क्या होता है बेटा? रिलेशन ऑफ फेथ के रिश्तों को क्या बोलते हैं? फ्यूडिशरी, रिलेशन ऑफ फेथ, भरोसे के रिश्ते। और भरोसे के रिश्ते में कानून मान के चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, एक ने दूसरे का भरोसा, फेथ तोड़ा होगा। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस, मान लेते हैं कि कोई ओल्ड एज वाला बंदा तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे दादाजी। तुमने बोला दादाजी आपकी दवाइयाँ लेके आ रहा हूँ, थोड़ा पेपर पे साइन करो। दादाजी ने क्या किया? पेपर पे साइन। पता लगा पापा चाचा ताऊ जी देखते रह गए और सारी प्रॉपर्टियां तुमने अपने नाम पे क्या कर ली? ट्रांसफर करवा ली। तो कानून मान के चलता है कि ऐसे केसेस में गड़बड़ी होने की संभावनाएं ज्यादा होती है जहां पर लोग किस कैटेगरी के होते हैं? मेंटल डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस किस कारण हो सकते हैं? देखो, पागल नहीं है, पागल नहीं कर रहा, अनसाउंड माइंड नहीं है वो। डिस्ट्रेस का मतलब उनकी मेंटल कैपेबिलिटी पहले से क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, चाहे तो इलनेस के कारण, चाहे ओल्ड एज के कारण, चाहे मेंटल या बॉडीली किसी भी प्रकार के डिस्ट्रेस के कारण। तो वहां पर कानून मान के चलता है कि यहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना क्या है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हो सकता है? जहां रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी हो, जहां पर फ्यूडिशरी रिलेशन हो, जहां पर मेंटल डिस्ट्रेस। चौथा पॉइंट, सुनना मेरी बात। मैं गांव का साहूकार, तो गांव का किसान, तू मेरे पास में आके बोलता है साहब घर में बिटिया की शादी है, पैसा दे दो। कितना चाहिए? साहब 1 लाख। ब्याज लगेगा? साहब कितना? 6%। साहब दे दूंगा। 6% समझते हो? 6% महीने का, साल का कितना हो गया? 72%। बेचारा वो साइन करके जाएगा नहीं करके जाएगा? क्यों करके जाएगा? उसकी मजबूरी है। क्या है? मजबूरी। इसको हम बोलते हैं अनकंसाइजनेबल बार्गेन, अनुचित बार्गेन। बार्गेन मीन्स मोल भाव। अनुचित बार्गेन का मतलब 72% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे साइन कर गया। अनकंसाइजनेबल बार्गेन का मतलब अनुचित बार्गेन 72%। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी मजबूरी का
फायदा उठाया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, ये वॉइडेबल माने जाएंगे। इन केसेस में कोर्ट मान के चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वरना 72% के इंटरेस्ट पे कौन साइन करता है 72% इंटरेस्ट पर? कानून मान के चलता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। इन 4 सिचुएशन में कौन सिचुएशन बेटा? जहां पर रियल अथॉरिटी हो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, जहां पर मेंटल डिस्ट्रेस हो या अनकंसाइजनेबल बार्गेन हो, इन 4 सिचुएशन में कोर्ट मान के चलता है कि दया कुछ तो यहां गड़बड़ हुआ ही होगा। समझ गए? और ये वॉइडेबल की कैटेगरी में आएंगे। और केवल इतना नहीं देखना है, 4 सिचुएशन साथ में क्या देखना है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। आपने केवल साइन नहीं करवाया एग्रीमेंट पर, साइन इस तरीके से करवाया कि उसका हुआ है नुकसान और तुम्हारा क्या हुआ है? अनड्यू बेनिफिट। अब सर एक बात बताओ, जिसके साथ नुकसान हुआ है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके बोलेगा जज साहब मेरे साथ क्या हुआ है? गलत। तुम बोल रहे हो कि मनीष सर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के एग्रीमेंट पे साइन करवाया है। तंबोली का प्रिंसिपल, तंबोली का 50,000 का फोन मैंने 2,000 में खरीद लिया, आया ना? तंबोली घर गया, पापा ने बोला आईफोन का है, कि वो सर ने ले लिया 2,000 में। अब तंबोली के पापा क्या कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हैं? समझ गए? अब तुम कोर्ट जाके क्या बोलोगे, जज साहब मनीष सर ने क्या किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो एविडेंस कौन देगा? तुम दोगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये एविडेंस मैं दूंगा कि साहब मैंने कुछ गलत किया नहीं है? कौन एविडेंस देगा, कौन प्रूव करेगा? जिसके साथ गलत हुआ है वो प्रूव करेगा कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है, या जिस पे आप कोर्ट में केस कर रहे हो वो प्रूव करेगा कि मैंने गलत नहीं किया है? तो पढ़ना क्या दे रखा है? When party to contract decide to avoid the contract on ground of undue influence, avoid का मतलब कैंसिल करवाना है, he has to prove that other party is in position to dominate his will। आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा ऐसी पोजीशन पे था कि वो तुम्हारे विल को क्या कर सके? डोमिनेट कर सके। पहली बात तो ये प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं उस पोजीशन पे था कि मैं तुम्हारी विल पे क्या कर सकता हूं? डोमिनेट। दूसरा, अदर पार्टी ने रियल में ऐसा किया है। और तीसरा, जिससे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्या है? अनफेयर है या अनरीजनेबल है? क्या है? अनरीजनेबल। तीनों बातें अगर प्रूव हो जाती है तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। तो बताओ कोर्ट में केस कौन करेगा? When the party to contract decide to avoid the contract on the ground of undue influence, he has to prove। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मनीष कत्ती अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला है, वो उस पोजीशन पे है और उसने इस तरीके से तुम्हारा क्या करा है? नुकसान करवाया है। क्लियर है? बताइए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कॉन्ट्रैक्ट को तुम कोर्ट में लेके चले गए, कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? बोलो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? पहला तो कहता है वॉइडेबल है, वॉइडेबल तो अच्छी बात है। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंस ये होंगे कि जो मुझे मोबाइल मिला था मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, और जो आपको 2,000 मिले थे वो आप रिटर्न करना। मतलब कि दोनों को जो जो बेनिफिट मिले, क्या मिले? जो जो बेनिफिट मिले, यू हैव टू रिटर्न दोज बेनिफिट्स। जो जो बेनिफिट, मुझे क्या मिला? 2,000। तुझे क्या मिला? सॉरी, मुझे क्या मिला? मोबाइल। तुझे क्या मिला? 2,000। तो बोथ पार्टी जिनको जो जो बेनिफिट मिले हैं, यू हैव टू रिटर्न दोज बेनिफिट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? फ्रॉड। क्या आता है? फ्रॉड। फ्रॉड क्या है? धोखाधड़ी। धोखा क्या है? बताओ। मेरी दुकान है, मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये माल ले जाओ, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, तुम लेके चले गए, माल खराब निकला, तो बताइए मैंने फ्रॉड किया है नहीं किया? बोलो, मैंने फ्रॉड किया है नहीं किया? नहीं किया या किया? नहीं किया। क्यों नहीं फ्रॉड किया? एक बात बताओ, मैं जो माल बेच रहा हूँ उसकी क्वालिटी खराब है, मैं आपको क्या बोलूंगा? भाई साहब बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का माल है साहब, मत लेना, भुगतोगे जिंदगी भर, ऐसा बोलूंगा? हर सेलर अपने माल की तारीफ करेगा नहीं करेगा? क्या बोलेगा अपने माल के बारे में? बहुत अच्छी क्वालिटी का है भाई साहब, बहुत बढ़िया है, बोलेगा नहीं बोलेगा? सेलर का काम तो क्या है? माल बेचना है। वो तो हमेशा ही बोलेगा कि भाई साहब बढ़िया क्वालिटी की चीज है। 300 रुपए की टी शर्ट आती है तो भी दुकानदार क्या बोलेगा? बढ़िया है। 3,000 वाले का भी दुकानदार क्या बोलेगा? बढ़िया है। और संडे मार्केट में 100 की 3 आती है, वो भी दुकानदार क्या बोलेगा? बढ़िया है। कौन सा दुकानदार ये बोलता है कि भाई साहब थर्ड क्लास माल है, मत लेके जाना?
कोई नहीं बोलता। तो फ्रॉड है क्या चीज़, ये चीज़ें फ्रॉड मानी नहीं जाएगी, ये चीज़ें कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आती। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक आता है केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। क्या होता है नाम उसका? लेट द बायर बी अवेयर, जो हमेशा एक बात बोलता है कि सेलर कभी भी लाइबल माना नहीं जाएगा। जो भी गुड्स आप ले रहे हैं उससे पहले आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर लें, ये तुम्हारे पर्पस को पूरा करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ काम की है या नहीं है। सेलर कभी भी अपने माल की जो कमियां होती है, डिफेक्ट्स होते हैं, वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। कब सेलर डिस्क्लोज करेगा? मैं बोलूंगा कि मैं गंदा पढ़ाता हूँ, वो तो 4 दिन पढ़ने के बाद आपको ध्यान लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा बोलूंगा कि मैं गंदा पढ़ाता हूँ, मैं तो हमेशा क्या बोलूंगा? अच्छा पढ़ाता हूँ। वो तो तुम 4 दिन बाद बोलोगे अरे बकवास पढ़ाता है। लेकिन मैं तो क्या बोलूंगा हमेशा ही, क्या आपकी मतलब, हाँ सर बात तो आपकी एकदम सही है, गधे कहेंगे, चलती क्लास में बेइज्जती कर रहे हो। समझे नहीं समझे बात मेरी? तो फ्रॉड देखो, एवरीथिंग इज नॉट ए फ्रॉड। हर चीज को, हर चीज जो तुम्हारे साथ क्या हो रही है, गलत हो रही है, दैट इज नॉट ए फ्रॉड। हर चीज फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आती है। तो सब फ्रॉड है क्या, आना पहला पॉइंट। द सजेशन, किसी भी ऐसी बात पर आपने क्या दी, राय दी। किसी भी ऐसी बात पर आपने क्या दी, राय दी। सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। किसी फैक्ट के बारे में मैंने आपको क्या दी, राय दी। किसी फैक्ट के बारे में मैंने आपको क्या दी, राय दी, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है। जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हूं। क्या हूं? स्टॉक मार्केट का ब्रोकर। मेरे को फायदा कब होगा? जब लोग शेयर खरीदेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रोकरेज। तो मैंने तंबोली को बोला, तंबोली जी एक कंपनी है यार, शेयर तो उसका 2 रुपए का है, लेकिन मुकेश अंबानी है ना, उस कंपनी के 60% शेयर खरीदने वाला है। जब मुकेश अंबानी ने वो 60% शेयर खरीद लिए, ये कंपनी रॉकेट बन जाएगी। तंबोली कहता है यार कौन सी कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तंबोली कहता नहीं आप प्लीज नाम बताओ। मैं 15,000 रुपये लगेंगे नाम बताने के। कितने रुपए? 15,000। तंबोली कहता है 15,000 पकड़, नाम बता। मैंने नाम बता दिया। तंबोली ने वो शेयर खरीद भी लिए। बाद में पता लगा कि कोई मुकेश अंबानी उस कंपनी के शेयर खरीदने वाला नहीं था। सर आपने तो कहा था, मुझे तो पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन मुद्दा ये हो गया कि इस सिचुएशन के अंदर मैं सेलर हूं या कंसल्टेंट हूं? कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट हमेशा क्या देता है बेटा? सजेशन। कंसल्टेंट माल नहीं बेचता है, कंसल्टेंट हमेशा क्या देता है? सजेशन। कंसल्टेंट ने ऐसा सजेशन दिया जो उसको पता है कि वो गलत है, बाय वन who does not believe it to be true, जिसको पता है जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है, फिर भी वो आपको राय दिए जा रहा है। पर्पस क्या है? बस अपने घर में कितने रुपए आ जाए, 15,000 20,000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वोइडेबल। तो इसमें क्या होगा इम्पैक्ट? तंबोली मेरे से 15,000 भी लेके जाएगा, और प्लस उस शेयर को खरीदने के चक्कर में अगर तंबोली का क्या हुआ है, लॉस, वो भी तंबोली क्या करेगा? मेरे से रिकवर करेगा। सजेशन की बात हो रही है। सेलर सजेशन देता है या गुड्स देता है? यहाँ गुड्स की बात नहीं हो रही है। सजेशन कौन देता है? कंसल्टेंट। सजेशन देता है सीए, एडवोकेट्स। तो अगर कोई ऐसा सजेशन दिया जा रहा है जो उसको पता है कि गलत है, गलत सजेशन दे रहे हो, जबकि आपको पता है कि जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? गलत है, तुम्हें उस बात की सच्चाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मीन्स तुम्हें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो क्या है? गलत है। तो ये फ्रॉड है। ध्यान रखना, सजेशन कौन देता है? हमेशा कंसल्टेंट देता है, ना कि सेलर। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर बातों को क्या करना? छुपाना। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर बातों को छिपाना। जिन बातों की जानकारी आपको थी उन बातों को क्या करना? छुपाना फ्रॉड है। लेकिन यहां लिखना, कॉपी में लिखना, नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इन सम केसेस, ऐसा केवल कुछ केसेस में होता है। बातों को छुपाना फ्रॉड नहीं है, या है?
बातों को छुपाना फ्रॉड है कुछ केसेस में, अदरवाइज बोलूं तो बातों को छुपाना फ्रॉड नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट, बातें छुपा दी, क्या हो गया, छुपा छुपा दी, जरूरी हर चीज बताऊं? लेकिन कई जगह हर चीज बताना क्या है, जरूरी है। जैसे कि एक बंदा अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ नहीं बताएगा? क्या नहीं बताएगा? मान लो आपको पहले से बीमारी है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ रही है डू यू हैव एनी डिजीज, तुम क्या बोल रहे हो? नो। वो तो फ्रॉड हो ही गया, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, तुमने कॉलम ही खाली छोड़ दिया, चल चाले बताऊंगा ही नहीं। तो ये भी तो क्या है, फ्रॉड ही माना जाएगा। तो हर जगह फ्रॉड नहीं होता है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, फ्रॉड होता है। वो केसेस कौन से होते हैं, लिखना बेटा, वो केसेस कौन से होते हैं जहां पर फ्रॉड माना जाएगा? सुनो बेटा, बोलो, किन केसेस में बोलोगे फ्रॉड हुआ है, लिखो नीचे, यहां लिख लो, कहां कहां बातें छुपाना फ्रॉड है। पहला, इंश्योरेंस के केसेस में बातें छुपाना क्या है, फ्रॉड है। दूसरा, मैरिज, मैरिज के केस में बातें छुपाना भी क्या है, फ्रॉड है। लड़का दारू पीता है, घर वालों को पता है, फिर भी लड़की वालों को आप ये बात बता नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो आप, फ्रॉड कर रहे हो। देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भरोसे के होते हैं। इंश्योरेंस का रिश्ता कौन सा है, मैरिज का रिश्ता कौन सा है? तो भरोसे के रिश्ते के अंदर बातें छुपाना फ्रॉड है। तो यहां लिखना, फ्यूडिशरी रिलेशन, जहां रिश्ते कौन से हो, भरोसे के हो, वहां पर बातें छुपाना फ्रॉड माना जाएगा। नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता है। फ्यूडिशरी रिलेशन कौन से होते हैं, जहां रिश्ता कौन सा हो, भरोसे का। अभी पढ़ा था, क्लाइंट, एडवोकेट, डॉक्टर, पेशेंट, यहाँ रिश्ते कौन से होते हैं, भरोसे के होते हैं, वहां पर बातें छुपाना फ्रॉड माना जाएगा। बाप बेटे का रिश्ता कौन सा है, भरोसे का। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कौन सा है, सब बाप बेटी का। अरे बेटा बेटी बात एक ही है, तुम ये मत बोलना आपने बेटा बोला बेटी क्यों नहीं बोला। बेटा इंक्लूड्स बेटी, हर बेटे में बेटी शामिल है। हमारा छोरा छोरी ही है, तंबोली तेरी बात कर रहा हूँ। छोरा छोरी मतलब एक ही बात है। तंबोली को मैं क्या बोलूं, छोरा है छोरी, समझ गए ना? तो छोरा बोलूं तो भी कवर हो गया, छोरी बोलूं तो भी कवर हो गया। मतलब तंबोली कह रहा है इनडायरेक्ट बेइज्जती हो रही है, पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है। मतलब केवल बेटे की बात नहीं है, बेटा बोलूं चाहे बेटी बोलूं, बात एक ही है। कहीं लिखा आ जाए हिज, सर ये तो हिज के लिए है, हमारे लिए तो है ही नहीं। तो हिज और हर क्या है, एक ही है। जेंडर वाइज तुम बातें मत करना फालतू। तो कुछ रिश्ते भरोसे के होते हैं, वहां पर बातें छुपाई जाए तो बेटा क्या है, फ्रॉड है। इंश्योरेंस, बातें छुपाना फ्रॉड है। मैरिज, बातें छुपाना फ्रॉड है। फिड्यूशियल, भरोसे के रिश्ते में बातें छुपाना फ्रॉड है। तीसरा, तुमने मुझे बोला कि सर जनवरी में मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट है, सिलेबस हो जाएगा। मैंने कहा माथा खराब है, धिंगानी हो जाएगा। मन में सोच रहा हूँ कौन सा हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, फीस जमा करवा दो। मतलब कि क्या मेरा परफॉर्म करने का इंटेंशन है? नहीं है, इंटेंशन केवल क्या है, पैसा आ जाए। तो कोई भी ऐसा प्रॉमिस आपने किया जिसमें परफॉर्म करना इज नॉट योर इंटेंशन, बस प्रॉमिस कर रहे हो, परफॉर्म करने का इंटेंशन ही नहीं है, तो ये क्या है? सर मान लो इंटेंशन था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो फ्रॉड माना नहीं जाएगा। फ्रॉड इंटेंशन का खेल होता है, जानबूझकर गलत इरादे से कोई काम करने तो क्या है बेटा, फ्रॉड है। चौथा, कोई भी ऐसा काम फिटेड टू डिसीव, हिंदी में बोलते हैं धोखा पहुंचाने का इरादा, इसमें आपका इंटेंशन ही क्या था, डिसीव करना, किसी को धोखा पहुंचाना। कोई भी ऐसा काम जो धोखा पहुंचाने के पर्पज से किया गया हो, वो क्या है, फ्रॉड है। बताओ, तंबोली का हाउस है, एग्जांपल दे रहा हूं समझना। तंबोली का हाउस है, वो रोड पे यहाँ है। मैंने तंबोली का बोला तंबोली तेरा मकान तो भैया गया। तंबोली ने कहा क्यों? मैंने कहा इस रोड को गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसकी जो चौड़ाई है गवर्नमेंट क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ये रोड यहाँ तक होगी, जैसे ये रोड यहाँ तक होगी तेरा मकान। तंबोली गया। तंबोली का ना रे ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैंने कहा चल मेरे साथ, मैं तेरे को
जो नितिन गडकरी है ना, उसके खास बंदे से मिलवाता हूँ। उसने मुझे बताया है। मैं तेरे को एक बंदे के पास लेके गया, उसने नितिन गडकरी के साथ अपनी फोटो दिखाई। ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, समझ गए ना, सब लिखा हुआ था। तुझे क्या लगेगा, तुझे क्या लगेगा? तो यार डिपार्टमेंट तो सरकारी लग रहा है। फिर मैंने आपको वहां पर एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि ये रोड की चौड़ाई इतनी है, गवर्नमेंट इसको यहां से यहां तोड़ेगी और लोगों को उनकी मकान की वैल्यू के केवल 30% ही मिलेगा। मैंने कहा तंबोली तेरा मकान तो गया, पता कर ले, पूछ ले, बात कर ले। बताओ मैंने कैसा माहौल बनाया, और जो साथ में बंदा था उसने भी क्या माहौल बनाया। हम सबका इरादा क्या था? ऐसा हकीकत में हो कुछ भी नहीं रहा है, केवल और केवल हमने एक ऐसी कहानी गढ़ी, कहानी बनाई कि तंबोली उस कहानी में क्या हो गया, फंस गया। और तंबोली ने अपना 1 करोड़ का मकान हमें 30-40 लाख में बेच दिया। तंबोली का 30 लाख ही मिलेगा। मैंने कहा तू मुझे 40 लाख में बेच दे, मैं तो आगे गवर्नमेंट सेटिंग करके 70-80 लाख रुपए निकलवा लूंगा, तेरे को नहीं मिलेंगे। तंबोली ने बेचारे ने क्या किया, मुझे बेच दिया। और बाद में पता लगा ऐसा कुछ होना ही नहीं है। तंबोली के साथ क्या हुआ था? फ्रॉड हुआ था। क्या हुआ था? फ्रॉड। और फ्रॉड हुआ है तो तंबोली कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है। और लास्ट क्या कहता है फ्रॉड में? कोई भी ऐसा काम जिसको लॉ ने स्पेशली फ्रॉड डिक्लेयर कर ही दिया। अब जब कोर्ट ने, लॉ ने किसी चीज को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो वो क्या है, फ्रॉड ही है। बात समझ आ गई? पहला क्वेश्चन इसमें आता है, पहला चीज में आता है क्या साइलेंस फ्रॉड है? साइलेंस फ्रॉड वैसे तो नहीं होता, लेकिन इन 3 जगह हो जाता है। कहाँ हो जाता है? इंश्योरेंस में, मैरिज में और फिड्यूशरी में। क्यों? यहाँ पर बताना जरूरी है। यहाँ बातें छुपाई है तो क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। वहां एक टॉपिक आया था रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था, याद है क्या? सजेशन। सजेशन किस चीज के बारे में दिया था आपने? फैक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में नहीं। किस चीज के बारे में? फैक्ट के बारे में। सेल्स के अंदर तो अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो वो फ्रॉड नहीं है। किसी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट के बारे में अगर आप क्या कर रहे हो, गलत सजेशन दे रहे हो, तो फिर वो क्या है? फ्रॉड है। तीसरा, मैंने आपको सजेशन कब दिया? कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या बाद में? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुझे मैं फालतू की बातें बोलूं तो वो फ्रॉड है। मैं तुझे पहले बातें बोलूं, उन बातों में फंस के तू क्या कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो वो क्या है? फ्रॉड है। तो सजेशन भी कब दिया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले। रिप्रेजेंटेशन जब आपने दिया तो आपको पता था कि जो तुम बोल रहे हो वो क्या है, फॉल्स है। तुम्हें उस बात की फॉल्सिटी का नॉलेज था, तुम जानबूझकर उसको क्या कर रहे हो, गलत बात बता के उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो। अदर पार्टी को इंड्यूस किया गया था कि वो उस बात पे भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। अदर पार्टी ने उस बात पे भरोसा किया और बाद में उसको क्या हुआ बेटा? डिसीव मिस, धोखा हुआ। और धोखा ही नहीं हुआ, साथ में उसको फाइनेंशियल क्या हुआ? लॉस हुआ। धोखा ये नहीं दिल टूट गया ना, धोखे का मतलब यहाँ क्या है? फाइनेंशियल क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब बताओ अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? पहला, कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने को बोलते हैं, रिजाइन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? रिजाइन। कब तक? 10 साल बाद, 20 साल बाद, विद इन द रीजनेबल टाइम। और जो आपको नुकसान हुआ है उसका तुम मेरे से क्या मांग सकते हो? डैमेज। क्या मांग सकते हो? डैमेज। क्या मांग सकते हो? डैमेज। और लास्ट चीज, क्या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो समझना। फ्रॉड का, फिटेड टू डिसीव। मेरा बिजनेस है, मैं डायमंड्स बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? डायमंड्स। तुमने मुझे आके बोला खत्री जी बढ़िया से बढ़िया डायमंड दिखाओ। मैंने कहा लो भाई साहब ये डायमंड प्योर, डायमंड्स को तो कैरेट्स, 24 कैरेट। मैंने कहा ये लो भाई साहब ये प्योर डायमंड है। तुमने कहा खत्री जी कैसे भरोसा कर लें? मैंने कहा साहब मशीन पड़ी है, होती ना इनकी मशीन होती है, मशीन में डाल के देख लो, मशीन भी बता रही है ओरिजिनल है, हालांकि वो मशीन ही नकली है। समझो ना क्या कह रहा हूँ? वो डायमंड भी नकली है और साथ में वो मशीन भी नकली है।
तुम इसको ओरिजिनल डायमंड समझ के लेके चले गए। बताओ मैंने फ्रॉड किया नहीं किया? बताओ ये सारा का सारा झोल किस लिए किया गया था? धोखा पहुंचाने के इरादे से, डिसीव टू, सॉरी फिटेड टू डिसीव, फिटेड टू डिसीव। बताओ अब तुम मुझे क्या बोलोगे? जब तुम लेके चले गए, पैसा देके चले गए, बाद में पता लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो बताओ तुम क्या करोगे? पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लोगे, दूसरा नुकसान हुआ है तो डैमेज मांग लोगे। क्या तुम मुझे आके ये नहीं बोल सकते हो खत्री जी ये रख तेरा नकली वाला, असली वाला दे? या असली वाला नहीं मांग सकते? क्या कहता है? he can insist on the performance on the contract। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या कर सकते हो? इंसिस्ट। तुम क्या बोलोगे कि खत्री जी अगर आपकी बात सही होती तो आज मेरे पास क्या होता? क्या होता? ओरिजिनल डायमंड, बस वो दे दो, बात खत्म करो। आप मुझे इंसिस्ट कर सकते हो कि दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन, मुझे उस पोजीशन पे ला दो जिस पोजीशन पे मुझे होना चाहिए था। अगर जो मैंने आपको बोला है वो मेरी बात क्या होती? सही होती। मेरी बात सही होती तो तुम्हारे पास क्या होता? ओरिजिनल डायमंड। तुम मुझे फोर्स कर सकते हो कि मुझे उस कंडीशन पे ला दो जिस कंडीशन पे मुझे होना चाहिए था, अगर मेरी बात क्या होती? सही होती। बात समझ आ गई? लेकिन क्या कहता है? तुम मेरी दुकान पे आए, मैंने तुम्हें बोला कि रिलायंस कंपनी ये चीज चेंज करने का सोच रही है। तुमने कहा अच्छा ऐसा? मैं कहा हाँ। क्या तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है? मैंने क्या कहा? रिलायंस कंपनी ऐसा करने का सोच रही है। मैं तो बोलूंगा तुम्हें बात मान लेगा, जाके रिलायंस की साइट पे चेक कर ले, गूगल पे चेक कर ले। तुम एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ। क्या तुम गूगल पे सर्च नहीं कर सकते थे क्या रिलायंस ऐसा सोच रही है नहीं सोच रही है? मेरा काम लपे मारना है, गूगल पे सर्च कर लो। तो क्या कहता है? इफ द पार्टी जिसका कंसेंट कॉज्ड बाय साइलेंस which would amount to fraud had the means of discovering the truth by ordinary diligence। अगर आपके पास में डिस्कवर करने का मौका था, क्या डिस्कवर करने का? कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर इसको डिस्कवर करने का तरीका तुम्हारे पास था, कैसे? सिंपली गूगल, सिंपली चैट जीपीटी। आप अपने सामान्य बुद्धि, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को यूज करके, किसको यूज करके बेटा? ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस यूज करके पता कर सकते थे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की, तुमने पता करने की कोशिश नहीं की। तो फ्रॉड है या नहीं है? फेथ और ब्लाइंड फेथ में यही डिफरेंस है। लॉ कहता है कि फिड्यूसरी में भरोसा होता है, ब्लाइंड फेथ होना होता है। अब ब्लाइंड फेथ करते हो तो भैया आप गलत हो। सामने वाला तो कुछ भी लपा मारेगा, फिर तुम बोलोगे फ्रॉड हो गया, पहले पता कर लेते। अगर किसी भी चीज का पता करने का नॉर्मल तरीके से, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते थे, आप पता करने की कोशिश ही नहीं करते हो, वो फ्रॉड माना नहीं जाएगा। अच्छा मैंने आपके साथ भयंकर फ्रॉड किया, तुम समझदार निकल गए, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही नहीं किया। अब तुम कोर्ट में जाके केस कर रहे हो खत्री ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो कोर्ट क्या बोलेगी? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि ना? तेरे साथ कोई नुकसान हुआ ना? फिर काहे का फ्रॉड है? फ्रॉड तब माना जाएगा जब मैंने फ्रॉड किया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया और तुम्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ। जब तक आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ या आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, फिर उसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा। बात समझ आ गई? फोर्थ पॉइंट कौन सा आता है? मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय। भागो भागो भागो।